जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग रिवीजन करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर 2, जिसका कि पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। यह आज दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग आज देखेंगे टीपू सुल्तान। तो इसमें हम लोगों ने देख चुका था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली मारा गया। तत्पश्चात मैसूर का अगला शासक टीपू सुल्तान बना, जिन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जारी रखा। इस युद्ध की समाप्ति 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के तहत हुआ। आइए देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान इन्हें शेर मैसूर, नागरिक टीपू, सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। इनका मानना है कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन ही जिए मगर शेर की तरह जिए। चलिए आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान के शासनकाल के समय 1798 ईस्वी में टीपू सुल्तान के शासनकाल के समय में 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। इस क्रांति से टीपू सुल्तान काफ़ी प्रभावित हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। इससे प्रभावित होकर टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और वे जैकोबिन क्लब के सदस्य बने। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब के सदस्य बने। टीपू सुल्तान कई भाषा जैसे उर्दू, अरबी, फारसी, कन्नड़, हिंदी इत्यादि के जानकार थे। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। टीपू सुल्तान अपनी आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक हुए जिसने युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया। चलिए आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण किया तथा अपने नाम से सिक्का जारी किया। टीपू सुल्तान भू राजस्व की वसूली हेतु जमींदारी व्यवस्था के स्थान पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया ताकि किसानों का शोषण न हो सके। टीपू सुल्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने को लेकर अपना दूत मंडल फ्रांस, ईरान, तुर्की, अरब, मॉरिशस, म्यांमार इत्यादि देशों में भेजा। 1791 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित शारदा मंदिर को नुकसान पहुंचाया। 1791 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित शारदा मंदिर को नुकसान पहुंचाया। तत्पश्चात मंदिर के पुरोहित के आग्रह पर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने को लेकर टीपू सुल्तान से आर्थिक सहायता की मांग की गई। टीपू सुल्तान ने शारदा मंदिर के निर्माण को लेकर धन दिया था। अब आगे देखते हैं मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि से टीपू सुल्तान असंतुष्ट नहीं था। मंगलौर की संधि से टीपू सुल्तान संतुष्ट नहीं था। मंगलौर की संधि से टीपू सुल्तान संतुष्ट नहीं था, जिस कारण टीपू सुल्तान ने फ्रांस से सहायता की मांग की। इसी बात को आधार बनाते हुए अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता कर रहा है। अब देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल है 1790 से 1792। यहाँ डेट गलत लिखा हुआ है, 1972 हो गया। 1790 से 1792 का डेट है, इसको आप लोग सही कर लेंगे। 1792 यह युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के दौरान हुआ। इस युद्ध में एक तरफ टीपू सुल्तान की सेना थी तो दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की मदद मराठा पेशवा और हैदराबाद के निजाम कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध की समाप्ति 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुआ। आइए आगे देखते हैं। इस युद्ध में बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जीतने के बाद कहा कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बगैर ही अपने शत्रु को पंगु बना दिया। आइए आगे देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान मारा गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान मारा गया। तत्पश्चात अंग्रेजों ने वाडियार वंश के अल्पायु शासक
कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर 1799 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 1799 के सहायक संधि के तहत मैसूर ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। नोट में देखते हैं, चतुर्थ अंग मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से सहायता की मांग की थी। आइए आगे देखते हैं, पंजाब में सिख धर्म और सिख राज्य। पंजाब में सिख धर्म और सिख राज्य। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पाकिस्तान के ननकाना या तलवंडी में हुआ था। इनके पिता मेहता कालूराम, गुरु नानक के पिता मेहता कालूराम, माता तृप्ता देवी, पत्नी सुलक्षणी। इनका संबंध खत्री जाति से है। गुरु नानक का संबंध खत्री जाति से था। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर पूरे भारत भ्रमण किया। साथ ही साथ गुरु नानक ने संगत और पंगत व्यवस्था किसने स्टार्ट की? तो गुरु नानक ने शुरू की। संगत का अर्थ होता है निःशुल्क धर्मशाला। संगत का अर्थ निःशुल्क धर्मशाला तथा पंगत का अर्थ होता है लंगर अर्थात निःशुल्क भोजनालय। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। गुरु नानक का उत्तराधिकारी उनका प्रिय शिष्य अंगद बना, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु बने। गुरु नानक के बाद उनका दूसरा उत्तराधिकारी गुरु अंगद बने। अब गुरु अंगद के बारे में देखते हैं। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचार किया तथा लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास बने। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रचलन किया। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से एक अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति प्रचलन किया। गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भारत के अलग अलग शहरों में 22 गद्दी की स्थापना किया तथा प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति किया। अमरदास के समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर पंजाब के गोइंदवाल जाकर अमरदास से मुलाकात की। अमरदास के आग्रह पर अकबर ने तीर्थ कर को समाप्त किया। अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गांव दान में दिया। अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद ने अमरदास के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस कारण अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य और दामाद गुरु रामदास को बनाया। अमरदास का उत्तराधिकारी गुरु रामदास हुए। अब गुरु रामदास के बारे में देखते हैं। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु हुए, जो 1574 से 1581 तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने 1577 ईस्वी में अमृतसर नामक शहर को बसाया। अमृतसर का पूर्व नाम गुरु रामदासपुर है। गुरु रामदास भी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को बनाया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बनाया। अब सिख धर्म में 5वें गुरु अर्जुन देव हुए। सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव। पांडव में भी अर्जुन थे और याद रखेंगे 5वें गुरु भी अर्जुन देव हुए, जिसका कार्यकाल 1581 से 1606 ईस्वी तक के बीच सज धज कर अपने दरबार में उपस्थित होते थे, जिस कारण इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव हुए, जो 1581 से 1606 ईस्वी के बीच सज धज कर अपने दरबार में उपस्थित होते थे, जिस कारण इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता था। इन्होंने 1589 ईस्वी में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी हर मंदिर का निर्माण करवाया। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने। इन्होंने 1604 ईस्वी में सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ शाही की रचना की। गुरु ग्रंथ शाही की रचना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो खां को आशीर्वाद दिया और धन से मदद किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। आगे देखते हैं। तत्पश्चात सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोविंद बने। सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोविंद, अर्जुन देव के बाद हरगोविंद, जिसका शासनकाल 1606 से 1645 ईस्वी तक रहा। इन्होंने अमृतसर का किलाबंदी करवाया
तथा अकाल तख्त यानी पूजा स्थल का निर्माण करवाया। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में ढाला। गुरु हरगोविंद का उत्तराधिकारी गुरु हर राय, जो 1645 से 1661 तक गुरु के पद पर रहे। अब आगे देखते हैं। गुरु हर राय। गुरु हर राय का शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह के साथ अच्छा संबंध था। गुरु हर राय का उत्तराधिकारी गुरु हरकिशन बने। 1661 से 1664 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे। हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद के विषय में बताया। अचानक चेचक नामक बीमारी के कारण हरकिशन का निधन हो गया। गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर बने। यह सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनका शासनकाल 1664 से 1675 ईस्वी तक रहा। इनका मूल नाम त्यागराज था। गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागराज था। इन्हें बकला द बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का खुले तौर पर विरोध किया, जिस कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने दरबार में बुलाकर काफ़ी प्रताड़ित किया तथा इसकी हत्या करवा दी। अर्थात इनकी हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। गुरु तेग बहादुर की हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। गुरु तेग बहादुर ने ही नारा दिया, सरदाद सिर्रे नादाद, सरदाद सिर्रे नादाद, अर्थात मैंने अपना सिर कटवा दिया लेकिन सिख धर्म का रहस्य नहीं बताया। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ। इनके पिता गुरु तेग बहादुर तथा माता गुजरी बाई थी। गुरु गोविंद सिंह ने पंचकार की घोषणा करते हुए अपने अनुयायी को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, पंचकार में देखेंगे केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा का अनुपालन करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को मानने वाले पुरुष अनुयायियों को अपने नाम के अंत में सिंह लगाने का आदेश दिया। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान स्वरूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक नाम से लिखा। गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक के नाम से लिखा। इसके अलावा इन्होंने कृष्ण अवतार जैसे पुस्तकों की रचना की। गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली की शुरुआत की है। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की है, साथ ही साथ खालसा पंथ की स्थापना की है। खालसा का अर्थ होता है शुद्ध। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की है। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की नीतियों से संतुष्ट नहीं था। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की नीतियों से संतुष्ट नहीं था, जिस कारण उन्हें औरंगजेब के खिलाफ अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच कई युद्ध हुए, जो निम्न है। पहला है नदौन का युद्ध। यह युद्ध 1690 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई थी। आगे देखेंगे आनंदपुर का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1701 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुई। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की हार हुई। दूसरा है आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। यह 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह आनंदपुर के दूसरे युद्ध में 1704 ईस्वी में दीवार में चिनवा दिया गया। आगे देखेंगे चकमोड़ का युद्ध। यह युद्ध 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो अन्य पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह की हत्या करवा दी गई। गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्र थे जो मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा किया कि उनके निधन के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा और गुरु के पद के स्थान पर नेता का पद आएगा। अब आगे देखते हैं खिदराना का युद्ध। यह युद्ध 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। आगे देखेंगे पंच प्यारे
पंच प्यारे जो गुरु गोविंद सिंह के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते थे, गुरु गोविंद सिंह के वैसे अनुयायी जो गुरु गोविंद सिंह के लिए प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हो गए थे, उसे ही पंच प्यारे कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्न अनुयायी आते हैं। पहला है दिल्ली का जाट धर्मदास, दिल्ली का जाट धर्मदास। दूसरा लाहौर का दयाराम खत्री, लाहौर का दयाराम खत्री। तीसरा है बीदर का नाई साहब चंद, बीदर का नाई साहेब चंद। अगला है द्वारका का दर्जी मोहकम चंद छिब्बा, द्वारका का दर्जी मोहकम चंद छिब्बा। पांचवा है जगन्नाथ का हिम्मत भीवर, जगन्नाथ का हिम्मत भीवर। अब महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय सिख धर्मगुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान के द्वारा कर दिया गया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान के द्वारा कर दिया गया। उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम था। गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया और नेता का पद आया। नेता के पद पर बंदा बहादुर उर्फ लक्षण दास बैठे। नेता के पद पर पहला व्यक्ति बंदा बहादुर हुए, इनका दूसरा नाम लक्षण दास भी था। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि मुगल बादशाह ने ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवाई है। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा किया। उसी संघर्ष के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम मारा गया। कालांतर में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी। बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर ने करवा दी। तत्पश्चात सिख धर्म का उत्कर्ष रुक सा गया। जब दिल्ली पर विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण करने लगे तो मुगल बादशाह अपना पूरा ध्यान विदेशी आक्रमण पर लगाए। इसका लाभ सिखों ने उठाया और फिर से सिख धर्म का उत्कर्ष होने लगा। सिख धर्म का उत्कर्ष कपूर सिंह, सिख धर्म का उत्कर्ष कपूर सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। कपूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण करवाया। दल खालसा का निर्माण किसने करवाया? कपूर सिंह ने। कपूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण करवाया। दल खालसा सिखों का बाह्य आक्रमण से बचने के लिए राखी प्रथा की शुरुआत किया। दल खालसा सिखों को बाह्य आक्रमण से बचाने के लिए राखी प्रथा की शुरुआत किया, जिसके अंतर्गत सिख धर्म के लोगों से उसके फसल उत्पाद का 1/5 भाग, फसल उत्पाद का 1/5 भाग दल खालसा के तहत लिया जाता था। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने संभाला। इन्हीं के समय में सिख धर्म 12 मिसल में बांटा गया। दल खालसा के समय कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने संभाला। जस्सा सिंह अहलूवालिया के समय ही 12 मिसलों में सिख धर्म को बांटा गया। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है सामान। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द होता है, इसका अर्थ होता है समान। आगे देखते हैं। 12 मिसलों में से प्रमुख मिसल बनकर सुकरचकिया मिसल उभरा। इस मिसल के संस्थापक चतर सिंह हुए। चतर सिंह के बाद इस मिसल का नेतृत्व महासिंह ने किया। महासिंह के बाद इस मिसल का नेतृत्व रंजीत सिंह ने संभाला। रंजीत सिंह का जन्म देखेंगे 1780 ईस्वी में। रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महिंस के यहाँ हुआ। रंजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ। महासिंह का निधन 1792 ईस्वी में हुआ। तत्पश्चात 12 वर्ष की अवस्था में रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बना। आगे देखते हैं। रंजीत सिंह ने पंजाब के सिख राज की स्थापना की तथा उन्हें अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, शासन प्रशासन करना शुरू किया। रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज की स्थापना किया तथा उन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया और वहां शासन प्रशासन किया। रंजीत सिंह ने अपने साम्राज्य को 4 प्रांत में बांटा था, जो निम्न है। एक है कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर। कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर, यह 4 प्रांत है जिसने रंजीत सिंह ने बांटा था। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन तथा वित्त मंत्री दीनानाथ था। रंजीत सिंह की सेना उस समय एशिया महादेश की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। साथ ही साथ रंजीत सिंह की सेना यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित थी। फ्रांसीसी यात्री विक्टर
जकमा, फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि अफगानिस्तान के शासक जमानत शाह ने दिया। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने दिया। अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। फिर से देखेंगे, अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा सौंपा। चलिए आगे देखते हैं। रणजीत सिंह अपने राज्य के सुरक्षा के मद्देनजर अंग्रेजों के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किया। रणजीत सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा के मद्देनजर अंग्रेजों के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किया। अमृतसर की संधि के तहत सतलुज नदी को रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सीमा निर्धारित किया गया और कहा गया कि सतलुज नदी के पूर्व रणजीत सिंह की सेना नहीं जाएगी और सतलुज नदी के पश्चिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नहीं जाएगी। इस संधि में अंग्रेजों की तरफ से भाग चार्ल्स मेटकॉफ ने लिया। रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच संधि में भाग अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ ने लिया। रणजीत सिंह ने कहा कि ईश्वर ने उनका एक आंख इसलिए ले लिया ताकि वे एक ही निगाह से सभी धर्मों को समान रूप से देख सके। रणजीत सिंह का निधन 1839 ईस्वी में हो गया। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा खड़क सिंह बना। खड़क सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा नौनिहाल सिंह बना। नौनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह जो रणजीत सिंह का बेटा था। शेर सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह बना। दिलीप सिंह भी रणजीत सिंह का ही बेटा था। पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह हुए। पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह हुए। अब आगे देखते हैं। दिलीप सिंह के समय में ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। इस युद्ध की समाप्ति 1846 ईस्वी में लाहौर के संधि के तहत हुआ। 1846 में भैरववाल की संधि हुई जिसके तहत दिलीप सिंह के राज्य में ब्रिटिश सेना रखे जाने का प्रावधान किया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के दौरान हुए। इस युद्ध को तोप की लड़ाई भी कहा जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को तोपों की लड़ाई भी कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध इत्यादि हुआ। इस युद्ध में अंतिम तौर पर अंग्रेजों की जीत हुई। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब को जीतकर ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। लॉर्ड डलहौजी ने दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर शिक्षा ग्रहण करने के हेतु लंदन भेज दिया। दिलीप सिंह कुछ वर्षों के लिए ईसाई धर्म को अपनाया था। उनका निधन भारत नहीं बल्कि पेरिस में हो गया था। दिलीप सिंह का निधन भारत में नहीं बल्कि पेरिस में हो गया था। इसके साथ ही आधुनिक भारत के इतिहास का दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। काफ़ी मेहनत के बाद इसे पूरा करवा दिया गया है। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आगे हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोग इसे 1-2 बार देखेंगे, ज़रूर से ज़रूर याद हो जाएगा। इसके मुख्य पॉइंट पे ध्यान देंगे। तो वीडियो में साथ इतना देर तक रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।